दिस इज तनु टिप्टान। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनकर आएंगे, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, इवन वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मैम क्या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी के लिए है, या मैम ये जीजे यूनिवर्सिटी के लिए है, या मैम ये CDLU के है। देखो मैं आपको सभी यूनिवर्सिटी गिनवा देती हूँ, जिस भी यूनिवर्सिटी का मैंने आपको लिखा हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ हुआ है। देखो सबसे पहले है RSU यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, KU यूनिवर्सिटी, CDLU, CBLU, कानपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और हमारी जो ये रिवाड़ी के अंदर यूनिवर्सिटी है, मैं इसका नाम भूल गई, और इग्नू यूनिवर्सिटी के सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं और जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहे हैं, उसके पैटर्न को देखते हुए मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सो हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है ना कि मैम हमें ये चीज़ समझनी है, मैम ये चीज़ समझनी है, तो आप सभी के लिए हमने एक सर्विस अवेलेबल करवाई है कि आप हमें या तो कमेंट्स कर सकते हैं, प्लस आपको क्या कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और साथ में व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें पर्सनली तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकती हैं। बट कंडीशन ये है कि आपको क्या करना है कि आपको पूरी एक्सप्लेन करना होगा कि मैम हम कहाँ से हैं और क्या है, हम हमारी यूनिवर्सिटी ये है। जैसे कि एक बच्चे का कमेंट्स आया था फिलहाल अभी 3-4 दिन पहले कि वो बच्चा था क्या हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी का था, ठीक है। उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया कि मैम इस दिन से मेरे पेपर हैं और इस दिन मेरे खत्म हैं। तो इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करना है एक सेंटेंस में। कभी आप ऐसे चैट करने लग जाओ, एक एक वर्ड में बोलने लग जाओ, नहीं, पूरा एक वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर के लिए हमने एक सेपरेट चैनल बनाया जहाँ पर आपको बिल्कुल रिसेंट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है। 2022-21 के और 2020-19-20 और 18 के तो आपको पता ही है हमारे कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल है। स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए इवन वो चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, BCom का हो, MCom का हो, BSc का हो, BTech का हो, BA का हो, MA का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, हमने क्या कर रखे हैं क्वेश्चन पेपर चैनल पर उनके लिए क्वेश्चन अवेलेबल करवा रखे हैं। और ये भी पॉसिबल आप सभी की हेल्प से हुआ है, क्योंकि बच्चों ने हमारे साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं कि मैम जिस तरह से आपने हमारे साथ हमारी हेल्प की थी ना, तो इसी तरह से बाकी बच्चों की भी हेल्प कर दो। सो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चे की, प्लीज़ अपने क्वेश्चन पेपर को हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ शेयर कीजिए और हमारे email के भी साथ शेयर कीजिए। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मैं आपको बता भी देती हूँ, हमारे जो email ID है conceptualstudypoint398@gmail.com है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हमारे कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लस में इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। देखो थर्ड सेमेस्टर में आपका क्या है, मेरी बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप कर सकते हैं। और कंपनी लॉ का सिलेबस तो आपको पता ही है, मैंने पूरा करवा चुकी हूँ। और 1-2 चैप्टर रहते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट है इंपॉर्टेंट। जैसे प्रोस्पेक्टस वाला मैंने नहीं करवाया, वो इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। और जैसे कि नीचे वाला है डिपॉजिटरी सिस्टम वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और यहाँ से 4 नंबर का आता है। ये 3 चैप्टर रहते हैं। अदरवाइज ये सारे चैप्टर 16 में से 3 घटा दो, 13 के 13 चैप्टर मैंने अवेलेबल है, विद नोट्स आपको मिल चुके होंगे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। तो देखो आपका पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर के अंदर 4 नंबर का आता है। फोर्थ चैप्टर के अंदर क्या है 15 नंबर का भी आ सकता है। मैं अभी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, धैर्य रखें, ठीक है। इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है फिफ्थ चैप्टर के अंदर से। यहाँ से आपका प्रमोटर के राइट एंड डिमेरिट्स ऑब्लिगेशंस ये क्वेश्चन आता है, 100% है। मेमोरेंडम और आर्टिकल में से एक क्वेश्चन कंफर्म है, इवन वो चाहे उसके कंटेंट पूछे, मेमोरेंडम के कंटेंट क्या है, मतलब कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, या फिर इन दोनों में से डिफरेंस पूछे। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस में से कि प्रोस्पेक्टस में अगर मिस स्टेटमेंट हो जाए तो क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आता है। शेयर एंड स्टॉक में से 4 नंबर का आता है। अलॉटमेंट ऑफ द शेयर में से भी 4 नंबर का आता है। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी यहाँ से बड़ा भी आ जाता है, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट शेयर वारंट में से क्या है, इनका डिफरेंस पूछा जाता है, मेन इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंस, ठीक है। इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर, यहाँ से क्या है कई बार क्या है 1 साल छोड़ के 1 साल, 1 साल छोड़ के 1 साल, इस तरह से आया है, बट बड़ा क्वेश्चन आया है। ट्रांसफर एंड द ट्रांसमिशन में हमेशा डिफरेंस आया है। शेयर एंड डिबेंचर, डिबेंचर एंड डिबेंचर स्टॉक के अंदर से डिफरेंस आया है। डिपॉजिटरी सिस्टम में से बड़ा क्वेश्चन आया है। अब आपको पता लग गया, मैंने सभी बता दी कि यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनकर आते हैं। अब मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे।
सबसे पहली बात है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल। पता है क्या है, किसी भी कंपनी के जो उन्होंने बना रखे हैं ना, प्रोविजंस बना रखे हैं या फिर किसी भी तरह का रूल रेगुलेशन बनाना, तो उससे पर्दा उठाना। कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है किसी संस्था के जो रूल रेगुलेशन है वहां से क्या है, उसे पर्दा उठाना। ये चैप्टर में करवा चुकी हूँ, ये वाला चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 से है ये। इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, ये जो क्वेश्चन है ये आपके टाइप में से आया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर से बताना है कि ये पता है टाइप ऑफ कंपनी चैप्टर नंबर 3 से है कि कंपनी किस तरह से होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। बट यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर पूरा एक्सप्लेन है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 3 से, होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनी, फेरा एंड फेमा एंड गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, 1% कंपनी क्या होती है। बहुत आसान सी है, ये भी चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है हमारे कंसेप्ट स्टडी पॉइंट पे, ठीक है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कंपनी लॉ 3rd सेमेस्टर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ द अल्ट्रा वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्ट्रिन है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का है, इंडोर मैनेजमेंट का है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके चैप्टर नंबर आपके हैं 6th और 7th में से आए हुए हैं, और बाकी आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिए किस में से आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि क्या है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 है प्रोस्पेक्टस वाला, ठीक है। बुक बिल्डिंग क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, चैप्टर नंबर 10 में से है। चैप्टर नंबर 10 क्या है, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर वाला है, ठीक है। यहाँ से 4 नंबर का यही एक बनता है। नेक्स्ट है डिफाइन द वाटर्ड कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार पूछा हुआ है। डिफाइन रिडक्शन एंड द अल्ट्रेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। चैप्टर नंबर 11 है कि कैसे हम शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल के अंदर रिडक्शन करते हैं, मतलब कि कम करना है या फिर इसके अंदर अल्टर करना है। ये चैप्टर भी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और जो हमारा जो 11 चैप्टर है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ये भी हो चुका है। अलॉटमेंट वाला भी हो चुका है। प्रोस्पेक्टस वाले को छोड़ के 13 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। दैट मीन्स आपका ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, और ये दिस वन एंड दिस वन। बस इन दोनों क्वेश्चन को छोड़कर अभी हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। मतलब कि आपका ना पास होने का ना जुगाड़ मैंने कर रखा है। अगर आप वीडियोस को देखोगे, नोट्स को देखोगे, इजीली आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कैसे चैप्टर है। ये कहानी है, बिल्कुल कहानी है, आपको रट्टा नहीं मारना, कहानी है, ठीक है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। जैसे कि शेयर्स एंड स्टॉक के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, शेयर सर्टिफिकेट शेयर वारंट के बीच में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्योंकि शेयर वारंट वाला जो शेयर सर्टिफिकेट वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर नंबर 12 है। यहाँ से यही क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछा जाता है, लेसन नंबर 12। ट्रांसफर ऑफ द शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर चैप्टर नंबर 14, और NSDL और SHCIL चैप्टर नंबर 15 से। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना, ये क्या है, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी सारे बच्चे ना ये पूछते हैं कि मैम हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर 2 नंबर में पूछा गया, हमारी यूनिवर्सिटी में 4 नंबर में, 10 नंबर में। सभी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बता देती हूँ किस तरह से एग्जाम के अंदर 98+ स्कोर करें, क्योंकि मैंने खुद स्कोर किया है। जब मैं +2 क्लास के अंदर थी, ग्रेजुएशन के अंदर थी, जब स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम के अंदर 95 नंबर मेरे थे, तो आपके क्यों नहीं हो सकते। जिस तरह से मैंने खुद पढ़ाई की थी, मैं उसी तरह से आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप भी ले सकते हो ना। सो ईजी है, बहुत ईजी है। स्टैटिस्टिक्स का भी सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, 6 से 7 चैप्टर हो चुके हैं। नॉर्मली आपके 7 ही चैप्टर होंगे, इंडेक्स नंबर तक ही, है ना। तो आपके जो पास होने का सिस्टम है ना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आपको जस्ट क्या करनी है, वीडियोस को देखना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। सो किन किन बातों का ध्यान रखो कि जब आप एग्जाम को कंडक्ट करने जा रहे हो, अगर एग्जाम को देने जा रहे हो, क्योंकि बहुत से बच्चे ना ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं जो हमने भी की थी। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने गलतियां की थी तो आप भी सभी भी करें, क्योंकि आप क्या है, एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर दोबारा से इसी तरह से गलतियां रिपीट करते जाएंगे, ठीक है, तो गलत है ना ये। सो मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या नहीं करना है आपको, क्या क्या करना है आपको। हमेशा पॉइंट्स को रिकॉल करना है। जैसे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी है ना, तो कंपनी की मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, उसकी कॉमन सीन होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है
है ना। ये जो कि की पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को हमेशा क्या करना है, रिकॉल करना है। जब भी आपका फ्री टाइम हो ना किसी भी सब्जेक्ट की, उसको रिकॉल करना है कि एग्जाम के अंदर आपको लिखते टाइम ऐसे पेन रोक के ऐसे ऐसे करते हैं ना, पेन मुंह में डाल के या फिर ऐसे ऐसे करते रहते हो, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। हमेशा पॉइंट्स को रिकॉल करना है। दूसरे नंबर की बात हमेशा क्या है कि आपको टाइम लिमिट रखना है, हमेशा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने की, प्रीवियस ईयर में एक्चुअल में आया क्या हुआ है ना। प्रीवियस ईयर के अंदर यही देखना है कि आपका क्वेश्चन क्या रिपीट हुआ है। तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है। मैंने खुद की थी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडी का जब पेपर होता है ना +2 क्लास के अंदर, हमारा एग्जाम के अंदर 6 दिन की छुट्टी थी, और 6 दिन की छुट्टी के अंदर मैंने 3 दिन तैयारी की थी, और 3 दिन मैंने क्या किया था, डेली 2 क्वेश्चन पेपर मैं अटेम्प्ट करती थी। 3 घंटे का था हमारा उस टाइम भी। तो ऐसे टाइम के अंदर मैनेज करना है, ठीक है। आपको अगर नॉर्मल सी बात है, इतनी बड़ी क्लास के अंदर भी ये सोचो कि सिलेबस करें, ऐसे करें, अगर आपका सिलेबस भी हो जाता है ना, मोर देन इनफ है। तो टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना है, आपको एग्जाम में जाने से पहले ना आपको ये देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का पैटर्न कैसा है। जैसे कि कुरुक्षेत्र और CRSU यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहता है कि आपको 40 शीटें देते हैं और प्लस में क्या है 3 घंटे का टाइम देते हैं। तो 3 घंटे को इस तरह से डिवाइड कर लो कि आपके चार नंबर वाला जो है जो एरिया है, मतलब जो पहला क्वेश्चन है जो 20 नंबर का है, वो केवल 35 से मिनिमम 35 मैक्सिमम 40 मिनट तक कवर हो जाना चाहिए। और बाकी के बचे हैं ना, उनको 30-30 मिनट के अंदर 30-30 मिनट के अंदर कवर करना है कि 1 घंटा 2 घंटे 50 मिनट तक से पहले, मतलब कि आउट ऑफ 3 आवर्स मिलते हैं ना आपको, है ना, 3 आवर में से आपको 1-2 घंटे 50 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर कर लेना है। और बाकी के बचे तो 10 मिनट है ना, आपको ये देखना है कि मेरा पेपर कितना हो गया और मेरा पेपर कितना रहता है ना। अब नॉर्मल सी बात है, इस तरह से करोगे तो आपको पूरा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और स्टार्टिंग से फास्ट राइटिंग करनी है। कभी सोचो कि हाँ शुरू में तो ऐसे मोती से चमका दिए, बाद में तो कैसी खिचड़ी पका दी कि टीचर को समझ ही ना आने वाला। ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, शुरू से ही ऐसे जैसी राइटिंग है ना वैसे शुरू हो जाओ, बस समझ रहे हो। टाइम नहीं खराब करना, क्योंकि आखिरी में बच्चे टाइम जरूर खराब करते हैं, कहते हैं कि मैडम हमारे पास टाइम नहीं था, मैम हमारे पास ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, फला 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 पता नहीं क्या क्या ऐसे बहाने मारते मेरे सामने। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है जी। आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही फास्ट स्पीड रखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और करेक्ट सीक्वेंस में करना है। काफ़ी बच्चे क्या पता है क्या करते हैं, पहले 5वां कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर 8वां कर दिया, फिर चौथा कर दिया। भाई पेपर दे रहे हो, क्या कर रहे हो, शतरंज खेल रहे हो क्या, नहीं ना। तो ऐसे सीक्वेंस में करना है। अगर नहीं आ रहा तो अलग बात है। अभी देखो कि 5वां करके पहला कर रहे हो, पहला करके फिर चौथा कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना मतलब है। 1 4 5 8 ऐसे सीरीज बनानी है, और ऐसे मोटे मोटे अक्षरों में ऐसे एक्सप्लेन करना है कि मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, देख लो भाई, दिखाओ मुझे आता है, मैंने कर रखा है, मेरे को नंबर दो। समझ में आया। पेपर में पास होना ना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐसे हुआ बना रखा है बच्चों ने कि हाय हाय पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रैटेजी बना के जानी है कि 3 घंटे है कि कैसे मैं 50 मिनट को यूटिलाइज करूँ, कैसे बाकी के घंटे को यूटिलाइज करूँ। ऐसे प्रॉपर मेंटेन करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह से बनती है और किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद मीनिंग लिखना है, मीनिंग के बाद डेफिनेशन लिखनी है, प्रॉपर ऑथर के द्वारा दी होती है। अब बात की जाए जैसे कंपनी लॉ के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है ना, LH हैनी के द्वारा मैंने करवाई थी, याद हो किसी को, क्योंकि LH हैनी ने ऐसी दे रखी है जिसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स जितनी है ना वो सारी डेफिनेशन के अंदर आती है। तो आपको फिर करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है, जैसे भी पॉइंट दे रखे, आखिरी में आके कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। बड़े क्वेश्चन का स्ट्रेंथ बता रही हूँ मैं, ठीक है। चाहे जैसे कि 15 नंबर का, 16 नंबर का, 20 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, जैसे भी यूनिवर्सिटी का अलग अलग है ना, क्योंकि बच्चे फिर ये कमेंट करते हैं कि मैम को हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी है, या सभी यूनिवर्सिटी के लिए बता रही हूँ अभी कि आपको इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है और टाइम को प्रॉपर मैनेज करना है। स्टार्टिंग से ऐसे फटाफट बस लग जाना है, इधर उधर नहीं देखना कि हाँ फलाना लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा, मुझे नहीं आता, ऐसा आता है, ये बहाने नहीं करने, ठीक है। अब देखते हैं हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन को कि बड़े क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 से जो हमेशा आता है ना वो क्या है, मीनिंग ऑफ अ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की पूछ ले, चाहे वो कंपनी की पूछ ले,
वो आपको यही लिखनी है, क्योंकि आपको सिमिलर नज़र आएगी। जब मैंने चैप्टर करवाया था ना तो आपको बताया था कि इन दोनों की सिमिलर है। इवन जो मैरिट है वो डीमैरिट से दोनों की सिमिलर है। कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया था, है ना, वीडियो के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हो गया, देखो 15 नंबर हो गया, 100 नंबर में से 33 नंबर लेने होते हैं। ऐसा तो होने बिल्कुल भी नहीं पड़ते, पीछे वाले भी किए होंगे तुमने, है ना, तो पास तो आराम से हो जाओगे। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन प्राइवेट कंपनी, ये चैप्टर भी करवा रखा है, हो गए 30 नंबर, हो गए ना। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, उसकी प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस और अ कॉन्सिक्वेंस आर इंजॉय बाय इट्स एक्ट। मतलब कि प्राइवेट कंपनी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, जितना आता है ना वैसे सारी खिचड़ी पका देना, खिचड़ी नहीं सॉरी, साफ साफ खिचड़ी पकानी है। समझ में आई, मतलब जैसे मेरी सुंदर सुंदर मेरी जो अक्षर दिख रहे हैं ना वैसे आपके दिखने चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। हमारे टाइम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, मेरे पेपर में भी, और काफ़ी जब से मैं देखती आ रही हूँ ना तब से भी पूछा जा रहा है। तो आपको इस तरह से करना है ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में। इसके ना पता है डिफरेंस आप पूछ रहे हैं ना, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिख देना है, ठीक है, इनका मीनिंग लिख देना, इसका मीनिंग लिख देना, इसका मीनिंग लिख देना, ठीक है। डिफरेंस हमेशा क्या है, टैबुलर फॉर्म में करना है। टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या है, ऐसे टी बना के करते हैं ना छोटे बच्चों की तरह, ऐसे टी बनाना है और यहाँ पे बेसिक डिफरेंस लिख के, बेसिक डिफरेंस करके, और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी लिखनी है और यहाँ पे पब्लिक कंपनी लिखनी है, और ऐसे 12 से 13 पॉइंट लिख देना, मोर देन सफिशिएंट है। और आखिर में आके क्या करते हैं ना, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, हु इज प्रमोटर। प्रमोटर होता कौन है और उसकी फंक्शन बताने, उसके ड्यूटी बताने, उसकी राइट बताने, उसकी ऑब्लिगेशन बताने। ये भी क्वेश्चन में ऑलरेडी, मतलब चैप्टर जो है 5वां नंबर चैप्टर वो करवा चुकी हूँ। हो गए ना आपके कितने नंबर हो गए, 45 नंबर हो गए। डरने की बात है नहीं ना, क्या करना है, जस्ट आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस को देखना है, नोट्स को देखना है, फटाफट तैयारी हो जाएगी। रट्टा तो मारना ही नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कितना क्वेश्चन है कि डिफाइन द एमओए। एमओए का मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसके कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर बताने हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहा है। चैप्टर नंबर 6 ये भी मैंने करवा रखा है। कितने नंबर हो गए हैं, 60 नंबर हो गए हैं। सबसे पहले नंबर पे आओगे मेरे वीडियो को देख के। तो अगर इन क्वेश्चंस को कर लिया ना, मेरे को ये पता है कि पास आराम से हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे। बच्चों को फेल होने का डर होता है, वो मैं डर हटा रही हूँ, आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। एमओए और एओ के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये चैप्टर नंबर 7 में आपको मिलेगा, बट थोड़ा सा आप एओ को देख लेना कि एओ एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि आप अगर इसका डिफरेंस कर लोगे ना तो एओ वाला चैप्टर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हो गया क्वेश्चन, हो गया ना, ये भी क्वेश्चन हो गया। अभी 6 के 6 क्वेश्चन हो गए आपके। 7वां क्वेश्चन देखो, हु इज लाइबल फॉर द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। देखो प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर अभी मैं करवा दूंगी जिस दिन मुझे टाइम लगा, क्योंकि अभी घर में भी शादियां चल रही है, शादी का माहौल है, और साथ में मैं जो मेरे से वीडियो बन रही है, अभी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा 20 दिसंबर तक। उसके बाद जैसे ही टाइम लगेगा मैं प्रोस्पेक्टस का ही क्या है आपको चैप्टर करवाऊंगी। मेरा वादा है आपसे, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं आपसे प्रोस्पेक्टस का ही चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है। उसकी सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द मेथड ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर। आपको डिफरेंट मेथड बताने हैं किस तरह से हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 13 से है, ये चैप्टर नंबर आपका 8 से है प्रोस्पेक्टस का। साथ में इसलिए चैप्टर बता रही हूँ कि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े डिफरेंट चैप्टर्स में। अब सीधा चैप्टर के अंदर जाना, मेन कंटेंट को उठाना और फटाफट कर देना, ठीक है जी। नेक्स्ट है डिफाइन डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, इसके करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं, इसके फंक्शन बताने हैं, और डिटेल में आपको उसको लिखना है। ये चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा, और आपने अगर नहीं भी देखा, अगर आपको वैसे भी आते हैं, ठीक है, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करेगी, मेरी वीडियो मेरी ही देखो। आपको अगर क्वेश्चन आते हैं, आपने चैप्टर कर रखे हैं, इनको देखो क्वेश्चन को कि हाँ ये आता है तो टिक कर दो, ये आता है ये टिक कर दो, ये आता है टिक कर दो, ये आता है टिक कर दो। ऐसे तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर एक तो बहुत कम समय होता है, और ऊपर से आपको ना एंजाइटी हो जाती है, आपको घबराहट होने लग जाती है, आपको टेंशन होने लग जाती है। तो ये सभी चीज़ नहीं करनी। जितना टाइम बचा है ना उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, ठीक है। और एग्जाम के अंदर बिल्कुल पेशेंस से, अगर देखो पेपर आता होगा ना तो बिल्कुल अच्छा होगा, अगर नहीं आता है ना तो जो आता होगा ना वो भी भूल जाओगे। तो बिल्कुल पेशेंस से, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको पेपर में जाना है, और जय श्री राम जय भोलेनाथ करके कर देना है काम, है ना।
सो ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज़ क्वेश्चन पेपर वाला जो चैनल है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको प्लीज़ ज्वाइन करना, क्योंकि आपको वहाँ पे रिसेंट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमें व्हाट्सएप से, ईमेल से, किसी से भी या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।